नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि अभाव में खुशहाली के सपने जरूर देखने चाहिए। संघर्ष आसान हो जाता है और रिश्तों का ताना बाना इस तरह बुनना चाहिए कि हम एक दूसरे की उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरे। लेकिन अगर संघर्ष जीवन भर का हो और सपने हकीकत से दूर होने लगे तो क्या फिर भी हमें अपने सबसे करीबी रिश्तों का दामन पकड़े रहना चाहिए? ऑर्डर सर। बेटा चोट लगी आपको? कम एक्सीडेंट तो नहीं लगता, ये मामला कुछ और है। आसपास सर्च कर। सर। बेटा डरो मत, हम आपको आपकी मम्मा के पास लेके जाएंगे। ये केस सिर्फ करुणा की गुमशुदा बेटी का नहीं था। क्राइम के कई और एंगल इस केस से जुड़ने वाले थे जिनका संबंध करुणा से ही था। ये घटना भले ही मौजूदा वक्त की थी, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि पर करुणा की जिंदगी के पिछले 10 सालों का रंग था। करुणा 2 मिनट में आई माँ। ए मेटा हूं ना, चूल्हे से रोटी उतरी नहीं कि लेकर गुल। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं किस जानवर का पेट भरने के लिए गई है। क्या कर रही है करुणा? दादा मैंने ना रोटी बोई है और थोड़े दिनों में रोटी का झाड़ भी उग जाएगा, तो उसमें बहुत सारी रोटी होगी। फिर ना माँ दुखी और ना पापा, हम पेट भर के खाएंगे और सोएंगे। इतना भी भोलापन अच्छा नहीं होता करुणा। क्या हुआ दादा, मैंने कुछ गलत बोला क्या? भूखा इंसान ना अक्सर ऐसी गलती कर बैठता है। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है, लेकिन अगर भूख पैसों की हो तो पेट कभी नहीं भरता। अभाव में खुशहाली के सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हालात सुधारने के लिए बुरे बन जाना यह गलत है। करुणा का बचपन सही और गलत के ऐसे कई सवालों की भेंट चढ़ने वाला था, जिसका असर उसकी जिंदगी पर 10 साल के बाद भी ज्यों का त्यों था। लेकिन इस असर का करुणा की बेटी पर क्या असर पड़ रहा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था।
भावे कहाँ मर गया कमीने? अरे क्या हुआ, क्यों अपनी औलाद को गाली दे रहे हो? आधे घंटे से खेत में खड़ा हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं भेजा उसको? बड़ा उससे फुटबॉल प्रैक्टिस करा के उसका फुटबॉल का खिलाड़ी बनाओगे। अब पहले तो कुछ कर नहीं पाए, उसके लिए क्या बाहर तोड़ोगे? साली, कितनी बार बोला तेरे को वैसे जबान नहीं लड़ाने का? अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते और आकर जमींदारों जैसी। नहीं दादा, मुझसे नहीं होगा। करुणा भूल जा, मैं तेरा दादा, फिर सब होगा। नहीं नहीं दादा, मुझसे नहीं होगा। नहीं अभागत, मेरे पापा ने मुझे फुटबॉलर बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन मैं अपने बच्चे को फुटबॉलर बनाना चाहता हूँ। और तू माँ के ये भी नहीं चाहती कि तेरे बेटे का देश भर में नाम हो? जो खुद ही अभागा हो, वो किसी की किस्मत क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलने वाला। तू हमें जिंदगी भर ऐसे ही भूखा मारेगा। मेरी टांग तोड़ दे करुणा, मार मुझे, मार करुणा, मार मुझे, हो जाएगा तुझसे, मार। मुझसे नहीं होगा करुणा, हो जाएगा तुझसे, मार मुझे। मेरी टांग तोड़ दे। अगर तुम मुझे नहीं मारेगा ना, मैं ट्रेन के आगे अपनी जान दे दूंगा। मार मुझे करुणा, मार मार मुझे, मार मुझे करुणा, मेरी टांग तोड़ दे। सर, बच्ची के बैग से ऐसा कोई लीड नहीं मिला जिससे पता चल सके कि वो कहाँ रहती है, और ना ही उसको कोई चोट लगी है। सिर्फ उसके कपड़ों में खून लगा था सर। अगर वो खून उस बच्ची का नहीं है तो उसके कपड़ों में कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कामले, जहां वो बच्ची मिली थी उसके आसपास कोई कांड हुआ हो? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्लड उसकी माँ का हो? हाँ बोल छिड़के। आई सर। सर ये तो किन्नर लग रहा है। ये जगह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं है जहां वो बच्ची मिली थी। मुझे लगता है इसकी मौत और बच्ची में कोई ना कोई लिंक तो है। इसकी बॉडी पोस्टमार्टम में भिजवाओ और पता करो कि जो ब्लड बच्ची के कपड़ों में मिला था वो इसके ब्लड से मैच करता है क्या? सर, जो ब्लड बच्ची के कपड़ों से मिला वो उस किन्नर के ब्लड सैंपल से मैच करता है। मतलब हमारा अंदाजा सही था, उस किन्नर का बच्ची की गुमशुदगी से कोई ना कोई लिंक जरूर है। बेटा आपने इसको देखा है, पहचानते हो आप इसे? अरे 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 डरो नहीं। अरे अच्छा कुछ नहीं पूछते, इधर आओ, हमारे पास बैठो। मम्मा पास जाना है ना आपको, हम आपको ले जाएंगे मम्मा पास। किशोरी सर, वो बच्ची किन्नर का फोटो देखकर बहुत डर गई थी। उससे तो लगता है कि वो उसे पहचानती है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किन्नर उस बच्ची को किडनैप करके कहीं भाग रहा हो? अगर वो किन्नर बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा था तो उसका मर्डर कैसे हुआ? किसने किया? नहीं कामले, ये चक्कर कुछ और है। पता करो उस बच्ची की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है और उस किन्नर की आइडेंटिटी पता करो, वसई के आसपास जहां ये किन्नर समुदाय रहते हैं। मुझे लगता है हमें क्राइम सीन को एक बार फिर से स्कैन करना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि मर्डर उसी एरिया में हुआ है। दादा आराम से, आराम से दादा। बाबा वो गाड़ी स्कूटर वाले ने दादा को टक्कर मारी और चोट लग गई। अपनी बहन से झूठ बुलवाता है। एक नाकाम पिता अपनी बच्चों की कामयाबी के सपने तो देखता था, लेकिन उससे ये हकीकत बर्दाश्त नहीं हुई कि उसका अपना बेटा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। करुणा के पिता, भाई, माँ सबकी अपनी अपनी चाह थी, उम्मीदें थी, लेकिन कोई भी कभी एक दूसरे का पूरक नहीं बन पाया। और जब हताशा हिंसक रवैया अपना ले तो भविष्य पतन की राह पर होता है। करुणा के पिता को घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल जाना पड़ा। ये घटना करुणा और उसके परिवार के बिखरने की शुरुआत थी, और इस घटना के 10 साल बाद हालात ऐसे थे कि इस परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के लिए लापता हो चुका था। कामले,
लगता है उस किन्नर को ही मारा गया होगा। सर, घर में कोई और बॉडी नहीं मिली है और ना ही कोई और ब्लड स्टैंड। लेकिन घर की हालत देख के लगता है यहाँ कोई और कांड भी हुआ है। पता करो इस घर का मालिक कौन है। माँ, दादा ने बोला कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो ट्रेन के आगे कूद जाएंगे और मैं दादा को मरते नहीं देख सकती। इसीलिए तूने उसकी टांगें तोड़ दी। तूने उसकी टांगों के साथ साथ हमारी किस्मत भी फोड़ दी। अरे तेरा बाबा जैसा भी था, उसकी कमाई से कम हमारा पेट तो भर रहा था। अब मैं क्या करूंगी, कैसे घर चलाऊंगी? माँ, मत रोना। अब तेरा दादा बिना दवा दारू के मर जाएगा और मैं रो रो के मर जाऊंगी। मैं काम करूंगी, मैं पैसा कमाऊंगी। तू रो मत, तू रो मत। सर, ना तो मैं इस किन्नर को जानता हूं ना इस बच्ची को, फिर इस बच्ची की मां को मैं कैसे जानूंगा? मेरा घर पिछले 5 साल से बंद है, मुझे नहीं पता वहां कौन आया और क्यों, क्योंकि सर मैं तो अंधेरी में रहता हूं। प्रताप जी, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? सर, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। ठीक है, आप जा सकते हैं। इसका बयान क्रॉस वेरीफाई करो। हो सकता है ये उस किन्नर, बच्ची और बच्ची की मां करुणा सबको जानता हो। सर, मंजू, सुना है तूने अपने पति को जेल करवा दिया? क्यों रे, तुझे जेल करवाई है जो तुझे मिर्ची लग रही है? मिर्ची तो तू है, मेरा मतलब तेरी जुबान बड़ी तीखी है। करुणा चल। ए मंजू, देख बच्चे जवान हो रहे हैं, कब तक दूसरों के कचरे से सड़ा गला अनाज बीनकर पेट भरेगी? जो किस्मत में होगा सह लेंगे। अगर तू चाहेगी तो किस्मत बदल भी सकती है तेरी। सर, मैंने बंगलों के मालिक के कॉल रिकॉर्ड और उसकी अलीबाई चेक की। वो हत्या वाली रात ही नहीं बल्कि कई महीनों से बसा ही नहीं आया। हो सकता है उसने अपना वो बंगलो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को इस्तेमाल करने के लिए दिया हो। सर, उसके कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर सामने नहीं आया। वो एक रेपुटेड बिजनेसमैन है, ज्यादातर इंडिया से बाहर रहता है और उसका बैकग्राउंड भी काफी क्लीन है। सर, अगर उसका बैकग्राउंड क्लीन है तो ऐसा कौन हो सकता है जो उसके घर को क्राइम के लिए इस्तेमाल करे? अच्छा कामले, बच्ची की माँ और किन्नर की पहचान की कोई लीड मिली? नहीं सर, न उस बच्ची की कोई मिसिंग कंप्लेंट है और न ही उस किन्नर की, लेकिन आसपास के किन्नरों से पूछताछ चल रही है, शायद कोई लीड मिले। एक तरफ पुलिस पिछले दिनों हुई सभी मिसिंग कंप्लेंट्स को स्कैन कर रही थी, पारुल की मां करुणा को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ उस किन्नर की पहचान के प्रयास भी जारी थे कि तभी उस किन्नर से जुड़ी एक जानकारी सामने आई। नहीं साहब, यह हमारे इलाके का तो नहीं साहब, लेकिन इसको 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ ही देखा था। यार खाली 10 रुपए तो मांग रही है, सलमान की तरह बॉडी है और 10 रुपया भी नहीं दे रहा है। दादा, हाँ? बंगला नंबर 27 मेहता वाला किधर पड़ेगा? वो होता है। और ये बच्ची भी थी क्या इसके साथ? नहीं साहब, इसके साथ कोई भी नहीं था। अगर ये किन्नर मेहता विला का एड्रेस पूछ रहा था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वहां अपनी मर्जी से गया था, लेकिन इसका कत्ल भी मेहता विला में ही हुआ और इसका खून बच्ची के कपड़ों में मिला। अगर बच्ची वहां थी तो क्या उस वक्त उसकी मां भी वहां थी? और अगर नहीं तो अभी तक उसकी मां ने अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? कामले, उस रात मेहता विला में जो भी हुआ उसकी इकलौती विटनेस ही बच्ची है। हमें किसी भी तरह इस बच्ची को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, क्योंकि इस बच्ची का बयान ही हमें इस केस में कोई ना कोई लीड देगा। बेटा खाना खा लो। अच्छा चलो दूध पी लो। चलो। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती हो। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना। वैसे मैं आपके लिए ये लाया था, पसंद है ना आपको? और ये क्या, खाना नहीं खाया अभी तक? वो लगता है आपके पेट में चूहे नहीं कूदते हैं। ये रहा चूहा, ये कूदा,
ये देखो ये गया। अरे 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 ये कूदा, अरे ये कूदा, अरे अरे अब किधर गया? देखो देखो देखो। अपनी फोटो की भी गाड़ रही है, ऊपर से अपना नाक भी पकौड़ा बना दिया। ऐसे क्यों देख रही है? दादा मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? आपको मुझसे अपनी टांग नहीं तुड़वानी चाहिए थी। करुणा, बाबा ने मुझे इतना दौड़ाते थे, मेरे पेट में दर्द हो जाता था। और तुझे पता है, ये जो फुटबॉलर लोग होते हैं ना, इनको कितना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। दूध, दही, मक्खन, घी। और बाबा मुझे पता क्या खिलाते थे? मूढ़ी। और वैसे भी ना मुझे ना फुटबॉलर बनना ही नहीं। तो फिर दादा आप क्या बनोगे? फिल्म स्टार। अरे वाह दादा, सच? हाँ। अच्छा मैं तुझे फिल्म स्टार की तरह डांस करके दिखाऊं? हाँ। ये देख। दादा मस्त, दादा मस्त। वाह, हालात मैयत बनाने वाले हैं और तुम दोनों यहाँ नाच रहे हो। ये ले, ये ट्यूबवेल वाले अंकल को देकर आ, 500 रुपए देंगे, लेकर आना। 500 रुपए? इसके कोई 20-25 रुपए नहीं देगा। तू चुप कर, तुझे क्या पता मेहनत की कीमत क्या होती है? तू बस इधर उधर नाचते रहे। और तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा जाकर पैसे लेकर आ, पैसे लाएगी फिर खाना बनेगा। क्या बात है बेटा, आपने तो 2 दिन में इतने सारे स्केच बना दिए। बेटा, ये बीच पे तुम लोग गए थे? अरे आ गई तू? अगली बार बोलना 600 लगेंगे। और सुन, जा आटा सान ले, मैं सब्जी और तेल लेकर आती हूँ। सर, पारुल से पूछताछ का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सर ये स्केचेस पारुल ने बनाया है। ये देखिए सर, ये स्केच उसने अपनी मां को याद करते हुए बनाया है। और ये देखिए, ये स्केच बीच का। सर मुंबई में पारुल से रिलेटेड कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। सर हो सकता है माँ बेटी बाहर गांव से मुंबई घूमने आए हों और किसी बीच पर गए हों। AAZ चाट कॉर्नर। कामले, मुंबई में जितने भी बीचेस हैं वहां पूछताछ करो, शायद कोई लीड मिले। साहब इस बच्ची और इसकी माँ ने यहाँ पे चाट खाई थी साहब। ऊपर वाला तुझे और तेरी बेटी को सलामत रखे। साहब उस औरत ने बाकी किन्नरों को पैसे दिए थे और यहाँ पर भेल भी खिलाई थी साहब। उन किन्नरों में से ये भी एक थी? साहब इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी माँ उस बच्ची को मैं अच्छी तरह से देखा था साहब। उसकी माँ का स्केच बनवा सकते हो तुम? जी साहब। सर, करुणा और उसकी बेटी के साथ कुछ किन्नर भी बीच पे देखे गए थे, लेकिन उस किन्नर का फोटो आइडेंटिफाई नहीं हुआ जिसका मर्डर मेहताबिला में हुआ था। अपनी ममता का सौदा कर लिया? क्या तुम्हारी भूख करुणा के हाथों से सस्ती है? मैंने जो किया
अपने अकेले के लिए नहीं किया। तुम दोनों को मैं भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरी ममता मजबूर जरूर थी, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि मैं करुणा से कितना प्यार करती हूँ। प्यार करती हो ना तुम, तो ठीक है, आज के बाद करुणा को तुम वहां नहीं भेजोगी। अपने बाप की तरह धमकी मत दे मुझे। अब से मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। अपनी बहन की इतनी फिक्र है ना, तो जाके 2 पैसे कमा कर ला और फिर मुझसे बात करना, समझा ना? क्यों रे, तूने तो कहा था कि तू मेरी हर बात मानेगी, फिर अपने दादा के सामने अपना दुखड़ा क्यों रोया? तू क्या सोचती है कि ये सब करके मेरी आत्मा नहीं पसीजी होगी? लेकिन मैंने अपने आंसू पी लिए और तुझे भी अपने आंसू पीने होंगे। और अगर तेरे मन में कोई और बात है तो बोल दे, मैं मान लूंगी कि बेटे और पति की तरह तूने भी मुझे पराया कर दिया। मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है। मुझे मम्मा के पास जाना इधर आओ, इधर। मुझे मम्मा के पास जाना है। तुम और तुम्हारी मम्मा बीच के अलावा और कहाँ कहाँ जाते थे? मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे मम्मा के पास जाना, मुझे मम्मा के पास जाना। करुणा और उसकी बेटी 7 दिसंबर की शाम 5 बजे गुराई बीच पे थे और उसी रात लगभग 7 बजे इस किन्नर को वसई में मेहता विला का एड्रेस पूछते हुए देखा गया और मेहता विला में ही इसका मर्डर हुआ। और उसी रात करुणा की बच्ची पारुल वसई एरिया में ही हमें मिली और उसके कपड़ों पर इस किन्नर का खून था, लेकिन इसकी मां नहीं थी। इन सभी घटनाओं का आपस में कोई ना कोई लिंक तो जरूर है, जिसकी कड़ियां हमें जोड़नी है और इन कड़ियों को जोड़ने के लिए करुणा का मिलना बहुत जरूरी है। गोराई बीच से वसई जाने के लिए मीरा भाईंदर होते हुए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से भी जाया जा सकता है, या फिर गोराई से बोरीवली या फिर भाईंदर स्टेशन होते हुए ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं। पता लगाने की कोशिश करो कि करुणा की बेटी गोराई से वसई कैसे पहुंचे। वो अपनी मां के साथ ही थी या कहानी कुछ और है? सर, करुणा का स्केच सामने आने के बाद पुलिस करुणा की बेटी पारुल के वसई के मेहता विला पहुंचने की कड़ियां जोड़ रही थी और जो समीकरण सामने आने वाले थे वो करुणा और उसके परिवार का वो दुखद अंजाम थे जिसकी नींव 10 साल पहले ही रखती गई थी। रोटी और पैसों का पेड़ उगाने के सपने देखने वाले बच्चों ने क्या तब इस आने वाली हकीकत की कल्पना भी की होगी? अपने बाप की तरह धमकी मत दे मुझे। अब से मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी और तुझे भी अपने आंसू पीने होंगे। और अगर तेरे मन में कोई और बात है तो बोल दे, मैं मान लूंगी कि बेटे और पति की तरह तूने भी मुझे पराया कर दिया। जाने का टाइम हो गया बेटी, जा। मैं करुणा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, भले ही मां से नाता तोड़ना पड़े। सर, 7 दिसंबर की शाम करुणा और उसकी बेटी भाईंदर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ है। करुणा ने भाईंदर से वसई का टिकट निकाला और 6:45 बजे उन दोनों को वसई रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा गया। मेहता विला के आसपास दोबारा पूछताछ करो। करुणा की बेटी को तो किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, हो सकता है करुणा को पहचानने वाला कोई ना कोई सामने आए। सर,
600 है ना? माँ, दादा कहाँ है? अब तेरा दादा मेरे काबू में रहता ही कहाँ है? कहीं अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। वो वापस आए या ना आए, लेकिन करुणा, तू तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? ऐसा मत बोल माँ। और ये क्या, तुझे तो बुखार है। मर्द कभी औरतों की कदर नहीं करते। तेरा बाबा हो या दादा, सबकी फितरत एक जैसी होती है। उन्हें ना तेरी फिक्र थी ना मेरी। लेकिन करुणा, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, है ना? इसको देखा तुमने? हाँ साहब, मैंने इस औरत को देखा है। साहब, मुझे इस औरत का चेहरा याद, क्योंकि हमारी भाषा में किसी से फोन पे बात कर रही थी साहब। मैं मुंबई में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं 2 घंटे में तुम्हारे पास आती हूँ और पारुल मेरे साथ में है। हाँ ठीक है, আমি 2 ঘন্টা পরে তোমার কাছে আসবো। हाँ ठीक है। फिर साहब वो अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ के चली गई। बोली मैं थोड़ी देर में आऊंगी और बच्ची को लेके जाऊंगी। दादा শোনো না, আমি মেয়েকে এখানেই ছেড়ে যাচ্ছি। आधे घंटे में आके ले जाऊंगी। आप प्लीज इसको देख लेना ना एक बारी। कोई बात नहीं, आप जाइए। अच्छा बेटा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी। साहब, थोड़ी देर के बाद मैं पास की फैक्ट्री में चाय लेके गया। बेटा, मैं चाय दे गया था और यहीं बैठना है। और जब वापस लौट के आया तो सब बच्ची नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि वो आई होगी और अपने बच्ची को लेके गई होगी। साहब, वो तुम्हारे उधर की थी तो कुछ बताया उसने? कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है? साहब इतना बात नहीं हुआ। यहाँ से कहाँ का जाने का बोल के गई थी? मेहता विला? साहब कुछ बोला नहीं उसने, बस इतना बोला कि मैं थोड़ी देर में आऊंगी और बच्ची को लेके जाऊंगी। उस वक्त इसे देखा था यहाँ? अरे कमाल है। उस चाय वाले ने बताया था कि वो किन्नर उससे यहीं कहीं टकराया था। और सर यही रास्ता मेहता विला की तरफ जाता है। और चाय वाले के मुताबिक करुणा के यहाँ पहुंचने के काफी टाइम बाद किन्नर यहाँ पर आया, यानी कि करुणा ने ही उस किन्नर को मेहता विला बुलाया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्नर का मर्डर करके करुणा भाग गई हो? लेकिन वो अपनी बच्ची को छोड़ के क्यों भागी? सर हुआ यह होगा कि बच्ची अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते मेहता विला पहुंची और तब तक किन्नर के पेट में चाकू घोंपा जा चुका था। इस घर के मालिक का कहना था कि ये घर सालों से बंद था, कोई यहाँ जबरदस्ती ताला तोड़ के आया। लेकिन अगर करुणा यहाँ पहले आई थी तो उस अकेली औरत ने ताला कैसे तोड़ा होगा? यानी कि सर आप कहना चाहते हैं कि करुणा और उस किन्नर के अलावा कोई तीसरा भी था यहाँ पर? कोई तीसरा ही नहीं, चौथा भी हो सकता है। पर जानने वाली बात यह है कि वो किन्नर ही थे या फिर कोई और था? सर वो किन्नर हो सकता है, क्योंकि गुराई बीच पे करुणा के साथ किन्नरों को देखा गया था। कामले, अगर वो किन्नर थे तो भी करुणा का यहाँ आना और उस किन्नर की हत्या का मामला कुछ क्लियर नहीं होता। और अगर वो कोई मर्द थे तो भी किन्नर की हत्या के बाद करुणा का अचानक गायब हो जाना, ये कहानी कुछ क्लियर नहीं होती। इस केस की कोई भी थ्योरी बनाने से पहले हमें करुणा के चरित्र को समझना होगा और इसकी कोई ना कोई लीड हमें उसकी बच्ची पारुल से ही मिल सकती है। उस चाय वाले ने कहा था कि उसने करुणा को फोन पे बांग्ला में बात करते हुए सुना था। अगर बच्ची से बांग्ला में बात की जाए तो शायद उसका कोई ना कोई बयान सामने आए। अच्छा 1000 लगेगा। ठीक है। माँ, दादा है? नहीं, आपकी बेटी पेट से है, जानती हूँ। बच्चा गिरा दो।
बेटा, आज कपड़े ना बहुत ज्यादा हो गए हैं। मेरी कमर में बहुत दर्द है, उठा बैठा भी नहीं जा रहा है। तू धो देगी कपड़े? लेकिन करुणा जो कर रही थी उसे बलिदान नहीं अंधकार कहा जा सकता था, जिसमें उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी डूब रहा था। 10 साल बाद क्या करुणा अपनी उसी तकदीर का बोझ उठा रही थी या फिर अपनी कोई और तकदीर लिखने जा रही थी? पुलिस के लिए करुणा अब सिर्फ एक गुमशुदा मां नहीं थी, बल्कि उसे एक फरार अपराधी भी समझा जा रहा था। अब सवाल करुणा की ममता पर भी उठ रहे थे। क्या करुणा एक अपराधी थी या फिर एक पीड़ित? अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हार बाड़ी कोथाय, तुम कहाँ रहती हो? हमार दवारी खूब सुंदर। अरे वाह, तुम्हार बाड़ी खूब सुंदर। मेहता विला और उस किन्नर के सवालों के जिक्र से ही वो घबरा रही है, लेकिन उसकी बातों से ये पता चल रहा है कि वो और उसकी माँ बंगाल के किसी गांव के रहने वाले थे और थोड़े दिनों से ही मुंबई में है, लेकिन वो उस गांव का नाम नहीं बता पा रही है। ठीक है, थैंक यू किशोरी। मैडम ने बाहर प्रेजेंट छोड़। कामले, किन्नर की हत्या वाली रात के आसपास के दिनों में बंगाल से मुंबई आने वाली सभी ट्रेन के रिजर्वेशन डेटा और मुंबई के रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। शायद करुणा का कोई लीड मिले। दादा, दादा, कहाँ ले गया? सर 7 दिसंबर की सुबह ये किन्नर गुवाहाटी एक्सप्रेस से कुल्ला स्टेशन पे उतरा था, लेकिन सर वेस्ट बंगाल से आने वाली ट्रेन के रिजर्वेशन डेटा में करुणा का कोई क्लू नहीं मिला। माँ, क्या कर रही हो? करुणा, उसे भूल जा, वो अब हमारा नहीं रहा। उसने अपना नाम, पता, पहचान सब कुछ बदल लिया है। तू क्यों नहीं समझ रही है? सर गुवाहाटी एक्सप्रेस की टीटी ने उस किन्नर को आइडेंटिफाई कर लिया है। उसका नाम भूमिका है और रिजर्वेशन फॉर्म पे वेस्ट बंगाल के बांकुरा जिले के गोपालपुर गांव का पता लिखा है। आखिरकार पुलिस उस किन्नर की पहचान करने में कामयाब हो गई और रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म पर लिखे पते पर पश्चिम बंगाल में उसके गांव गोपालपुर पहुंची। भूमिका यहीं रहती थी? भूमिका? साहब, इसने तो मेरे ही पेट से जन्म लिया था साहब। क्या बात है साहब? हमें मुंबई में इसकी लाश मिली है। साहब, ये कैसे हो गया? शांत हो जाओ। इसे पहचानती हैं आप? ये तो मेरी बेटी करुणा है। किशोरी, साहब, उसका नाम भूमिका नहीं, भौमिक था। भौमिक बचपन से ही किन्नर था? नहीं साहब, लेकिन एक दिन अचानक घर से भाग गया। बाद में पता चला कि किन्नरों की बस्ती में रह रहा है। और करुणा?
अगर उसने आपसे कोई संपर्क नहीं किया तो इस छोटी सी बच्ची को अनजान शहर में छोड़ के कहाँ गायब हो गई हो? साहब, करुणा ने भी मुझे पराया कर दिया। बेटा, पति, बेटी सब मुझे अकेला छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त हो गए। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं। हाँ बोल छिरके। सर, भाईंदर खाड़ी में एक आदमी की लाश मिली है। डेड बॉडी की पहचान हुई? सर, बॉडी की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। डेड बॉडी की फोटो मेरे फोन पे भेजो। ओके सर। एक और मर्डर, करुणा से लिंक। सर कहीं इस आदमी के मर्डर में भी करुणा का हाथ तो नहीं? करुणा का गायब होना सवाल तो कई खड़े कर रहा है। अब जानना ही है कि इसकी असल शख्सियत क्या है। तेरे माँ के ना ज्यादा पर निकल आए हैं। मेरी प्यारी सी नवासी को छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। वो बिल्कुल बचपन में तेरे जैसी थी, इतनी ही भोली, इतनी ही प्यारी। जो मैं कह देती वही वो करती। तू बनेगी ना उसकी तरह? हाँ नानी। आज से तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, मेरी छोटी करुणा। किसी का चेहरा देखकर उसकी शख्सियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इंसान का चेहरा भले ही वही रहे, लेकिन उसके हाव भाव, उसकी सोच समझ, उसका नजरिया हमेशा बदलता रहता है। लेकिन करुणा के भाई ने तो अपना नाम और अपनी पहचान भी बदल ली थी। आखिर क्या वजह थी कि वो भौमिक से भूमिका बन गया था? करुणा के अचानक गायब हो जाने से सवाल करुणा की भूमिका पर भी उठ रहे थे। करुणा को सिर्फ अपने भाई के मर्डर में ही नहीं, बल्कि एक और हत्या में भी सस्पेक्ट माना जा रहा था। भोली भाली सी दिखने वाली करुणा बचपन में अपनी मां के शोषण का शिकार तो हुई, लेकिन कभी कभी शिकार होने वाले खुद भी शिकारी बन जाते हैं। क्या करुणा वाकई अपराधी बन चुकी थी? क्या अपनी मां की तरह उसकी ममता में भी खोट थी? ऐसे कई और सवाल पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन की दिशा तय करने वाले थे, जिनके चौंका देने वाले पहलुओं के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे कल रात 10 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत है बड़ी पुरानी, लेकिन हर दौर में एक नया इतिहास रचती है। नोटों को लेकर जो सुर्खियां आजकल चर्चे में हैं, ये केस उन सुर्खियों से अलग है। यहां मुद्दा नोटों के बदलाव का नहीं, नोटों से बदलती नीयत का है। पैसा चाहे लालची की तिजोरी में हो या जरूरतमंद के सपनों में, जमाखोर के गद्दों में हो या फिर ईमानदार के रुआब में, पैसे का रंग चेहरे की रंगत बयां कर देता है। पैसे की तासीर ही ऐसी है कि अच्छे अच्छों के ईमान डोल जाते हैं। तो फिर गुल्लक में चिल्लर जोड़ने वाले हाथों में अगर नोटों के बंडल लग जाएं तो? मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। कौन है? राजकुमार जी, राजकुमार जी, सर
सर आइए सर, मैंने ही फोन किया था आपको। ये देखिए, ये राजकुमार जी का घर। सर मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा खटखटाया, डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाजा खुले ही नहीं। लेकिन अब राजकुमार जी से मिलने क्यों आए थे? सर हम लोग रोज मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। एक्चुअली मैं सर बाजू वाली विंग में ही रहता हूँ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि राजकुमार जी कहीं बाहर गए होंगे। नहीं सर, पिछले 10 साल से लगातार हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और राजकुमार जी ने आज तक एक भी मॉर्निंग वॉक मिस नहीं की। भगवान न करे कुछ हो ना गया हो। खोलते सर, आसपास से किसी चाबी वाले को बुलाओ। सर लगता है जहर खाया है या किसी ने खिलाया है। सारा घर छान मारो, हो सकता है ये सुसाइड नहीं मर्डर केस हो। सर इनका एक लड़का भी यहाँ रहता था, सुबह से वो भी नहीं दिखा। क्या नाम है उसका? मनीष। ये? हाँ सर। आपको क्या लगता है इन्होंने आत्महत्या क्यों की होगी? मुझे नहीं लगता सर, राजकुमार जी या उनकी पत्नी आत्महत्या कर सकते हैं। फिर जहर किसने दिया होगा? मुझे क्या पता सर, पर इनका लड़का बहुत दिनों से चिड़चिड़ा रहने लगा था। क्यों? सर वो 3-4 साल से उसको स्किन डिजीज हो गई थी, उसके चेहरे पे सफेद दाग आ गए थे जो जा ही नहीं रहे थे। मनीष का नंबर तो मैंने सेव नहीं किया था, उसके पिताजी का नंबर है मेरे पास। ये ले, खा ले। माँ मटर दो ना। हाँ 1 मिनट। मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने किसी की चवन्नी नहीं देनी जो मैं किसी से डरूंगा, समझा? दामले को बोल दे 2% कायदे का कमीशन है, इससे 1 पैसा कम नहीं लूंगा। बिजनेस करना है करे, वरना जाए भाड़ में। रुक, मैं तेरे को बाद में फोन करता हूं। हाँ, और खिलाओ और खिलाओ, मक्खन खिला खिलाकर इसको अपने जैसा बना दो। अब बच्चे के खाने पे तो मत टोकिए। टोकता तो मैं तेरे खाने को भी हूं, तू बड़ा सूख के कांटा हो गई। तुम्हारे जीन्स में प्रॉब्लम है, जीन्स में। साला जिंदगी डामाडोल, माँ गोल बेटा ढोल। ये तूने बैग आगे क्यों पकड़ रखा है? पापा ये अपनी फैट छुपा रहा है। छुपा मत, घटा, एक्सरसाइज कर, वरना जवान होने तक ना खुद को ढो पाएगा ना अपने बाप के जनाजे को। हेलो, मनीष तेंदुलकर जी। पुलिस इंस्पेक्टर सेवक मोहित है। काशी मेरा पुलिस स्टेशन देखा है ना, वहां आ जाओ। कितनी देर में पहुंचोगे? पर सर मुझे पता है तुम मुंबई में ही हो, कहीं से भी आओगे तो 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लवकर ही। सर बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने मनीष को कल देर रात बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन उसने अपना फोन चालू रखा है। मिलने बुलाया, देखते हैं वो क्या बोलता है। लाइन चलो। बोल मोटे, कितने नंबर की चड्डी पहनता है? तेरे बाप की नंबर की साले, उससे पूछ क्या? बाप पे कैसे बे? अक्षय पैंट उतार इसकी। अबे क्या लफड़ा करने आते हो, पढ़ाई करने आते हो? लफड़ा किया ना तो सीधा प्रिंसिपल के पास जाऊंगा। चलो क्लास में। हंसो मत, चलो। अंकल, आप अक्षय और शुभम को टपका सकते हो क्या? क्या बोला? टपका नहीं सकते तो सारों की हड्डियां तोड़ दो। बेटा मेरा काम है ना सीटी बजाना। अगर मैंने किसी स्टूडेंट को बजाया ना
तो प्रिंसिपल मुझे बजा देगा। जा अपनी क्लास में। 2000 है, मेरा काम कर दो, 2000 और दूंगा। सर, मनीष अभी तक घर नहीं लौटा और उसे घर पे जो खाना मिला है उसमें रैट पॉइजन है। और अब तक वो थाने भी नहीं आया और अब उसका मोबाइल भी बंद है। एक काम करो, उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक करो। ओके सर। तुम्हारा हाथ मत लगाना विमान को, समझे ना? ओके सर, मनीष के फोन की लास्ट लोकेशन गोराई की थी। मनीष के पुलिस स्टेशन ना पहुंचने पर मनीष शक के दायरे में आ गया। पुलिस मनीष के फोन की लास्ट लोकेशन से उस तक पहुंचने की लीड तलाशने लगी और कुछ देर की कोशिश के बाद मनीष की तलाश खत्म हो गई। क्या अपने माता पिता के बाद अब मनीष ने भी आत्महत्या कर ली थी, या फिर जैसा दिखाई दे रहा था सच उससे बिल्कुल अलग था? और अगर ये आत्महत्या थी तो ये क्यों और किन हालात में हुई थी, और अगर ये हत्या थी तो इस अपराध की वजह क्या थी? इन घटनाओं के बुनियादी सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का आधार थे और बहुत जल्द इन घटनाओं का तार विवान से भी जुड़ने वाला था। एक छोटे से बच्चे के पास इतने पैसे होने का राज आखिर था क्या? थैंक यू अंकल। थैंक यू ठीक है, ये पैसा लेके कहां से आता है? आप आम खाओ ना अंकल, फुटलियां क्यों गिनते हो? सर, मनीष और उसके पेरेंट्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तीनों मौत की वजह जहर है। मनीष के पिता के खाने में जहर था और मां के पानी में जहर था और मनीष ने खुद जहर खाया है। बोलते हैं मनीष के सुसाइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा साफ है, लेकिन उसके पेरेंट्स के सुसाइड की पॉसिबिलिटी में अभी क्लैरिटी जरा कम है। हो सकता है किसी ने पर्पसली उनके खाने में जहर मिलाया हो। विवान, विवान दरवाजा खोल। विवान, 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 दरवाजा क्यों लॉक किया? तो पापा मैं सो गया था पापा। सच बता, क्या कर रहा था? मैं सच बोल रहा हूँ पापा, मैं सो रहा था। बैग दिखा दे। बैग क्यों पकड़ रहा है? छुपा रहा है ना? स्कूल की डायरी छुपा रहा है? डायरी दिखाता हूँ। ये क्या? मैथ्स का होमवर्क क्यों नहीं किया? पापा मैं भूल गया था पापा। खाना खाना तो नहीं भूलता है? पिछले सेमेस्टर में तू मैथ्स में ही फेल हुआ था ना? इस बार बच्चे की जान लोगे क्या आप? सर, इनके घर की चाबी किसी और के पास थी ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मनीष के मम्मी पापा तो ज्यादातर घर पे ही रहते थे। सर, टेंडुलकर साहब के घर पे तो बहुत कम ही विजिटर्स आते थे, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले एक लड़की उनसे मिलने के लिए आई थी। ओ मैडम, साइन कीजिए यहाँ पर। कौन है वो लड़की, पहचानते हो? शायद वो मनीष सर की दोस्त है। उसे मनीष सर के साथ यहाँ आते जाते मैंने कई बार देखा हूँ। हमने सुना है कि मनीष अपने जेनेटिक डिसीज के लिए अपने फादर को बहुत कोसता था। आपको क्या लगता है, मनीष अपने माँ बाप को जहर देके मार सकता है? सर, ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ दिन पहले मनीष के फादर उसे बहुत डांट रहे हैं। कल तक तू बोलता था ना, मैं बोलता हूँ कि मुझे तुझ जैसी औलाद पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। अभी यहाँ से तू निकल यहाँ से अभी। कब की बात है ये? पक्का तो नहीं बता सकता सर, लेकिन शायद मनीष के माता पिता की मौत के 1-2 दिन पहले की बात है। ओए राहुल, सुना, तू मेरा होमवर्क करेगा?
अबे मैं क्यों करूं? ये 500 रुपए। बोल करता है या बोल दो रवि को? ठीक है यार, कर दूंगा। सर, मनीष और उसके फादर के बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं थे। मनीष के बाप के नाम की एक 90,000 की एफडी थी जो करीब एक हफ्ता पहले तुड़वाई गई थी, और माँ के नाम की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसे क्लेम करने के लिए जिंदा कोई नहीं। कोई ऐसा रिश्तेदार है जो उनके फ्लैट पे क्लेम करना चाहता हो? सर, ब्लड रिलेशन का तो कोई नहीं है, लेकिन मुंबई से बाहर कुछ रिश्तेदार रहते हैं जिनके साथ मेरी बातचीत हुई थी। एक आध का कहना है कि मनीष के माँ बाप इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे कि दाग की वजह से मनीष की शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उस पड़ोसी ने तो बताया कि मनीष के बाप ने उसे डांट के भगा दिया था, और ये रिश्तेदार तो कुछ और ही बोल रहे हैं। लेकिन सर, एक बात तो पक्की है जो हमें वॉचमैन ने बताई थी कि मनीष की जिंदगी में एक लड़की थी, रीमा। रीमा? यस सर, ये रीमा वही लड़की है जिसे वॉचमैन ने मनीष के घर जाते हुए देखा था। मनीष के फोन से अक्सर रीमा को कॉल किया जाता था। मैंने पूछताछ की तो पता चला कि रीमा मुंबई में अकेली रहती है। भौमिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में पीआरओ का काम करती है। रहती कहाँ है ये रीमा? गोराई। चलो। क्या चीटिंग करता है यार? क्या चीटिंग कर रहा है? अंपायर भी चिढ़ता है। जाने दे, चल। ये ले यार, तेरे पास तो बड़े पैसे, टीचर को रिश्वत दे दे, पास कर देगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये असली है कि नकली है? तुझे नकली दूंगा। चल। जी? रीमा त्रिवेदी? हाँ, मैं ही हूँ रीमा। आपके दोस्त मनीष और उसके परिवार के बारे में कुछ बात करनी। कैसी बात सर? आपको पता नहीं, मनीष और उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। व्हाट? मनीष से आपकी फोन पे बात होती थी, उसके घर भी आना जाना था। क्या आपने वाकई ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका दोस्त किस हाल में है? सर, हम नॉर्मल फ्रेंड्स थे और मनीष के पेरेंट्स के साथ भी मेरा फॉर्मल रिलेशन था। लेकिन आपकी और मनीष की दोस्ती तो काफी पुरानी थी ना। 5 साल आप लोग कॉलेज में साथ थे, उसके बाद भी आप लोग टच में थे। सर, हम कॉलेज में साथ जरूर थे, लेकिन अभी 3 महीने पहले ही वापस टच में आए। हाय। पहचाना नहीं? मनीष, गार्गी कॉलेज। ओह मनीष, आई एम सो सॉरी, तुम काफी बदल गए हो। बैठो। थैंक यू। सो वैसे मेरे कुछ कजिन्स आने वाले हैं, पर जब तक वो नहीं आते, यू कैन सिट। एक्चुअली मुझे भी कुछ काम है, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ओके। मुझे लगा मनीष बुरा मान गया होगा, इसलिए मैंने हमारे कॉमन फ्रेंड से उसका कांटेक्ट लिया और अगले दिन ही उसे कांटेक्ट किया। दोस्त तो वो पुराना था, पर दोस्ती इतनी गहरी भी नहीं थी। फोन में बात करने से लेकर साथ साथ घूमने तक, ना ही मैंने उसमें कोई खामी देखी और ना ही कुछ खास। जितना मैं मनीष को जानती हूँ, उससे लगता नहीं कि वो इंसान आत्महत्या कर सकता है। आत्महत्या नहीं कर सकता तो हत्या कर सकता है, वो भी अपने माँ बाप की। आई डोंट नो सर, और मैं उसके बारे में उतना भी गेस नहीं कर पाई हूँ जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रीमा की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके और मनीष के बीच में कुछ तो ऐसा था जो वो हमसे छुपा रही है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष रीमा से प्यार करता था, लेकिन मनीष के स्किन डिजीज की वजह से रीमा उसको इग्नोर करती थी, तो इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आके अपने फादर को कोसने लगा। तो लेकिन सवाल तो ये उठता है कि बेटे ने माँ बाप की हत्या करके आत्महत्या की या हत्या को आत्महत्या समझ के आत्महत्या की। अगर ये दोनों संभावनाएं हैं तो रीमा के उस बयान का क्या मतलब है? जितना मैं मनीष को जानती हूँ, उससे लगता नहीं कि वो इंसान आत्महत्या कर सकता है। रीमा और मनीष के रिश्तों को अच्छे से खंगालो, हो सकता है उस बयान के पीछे का कोई राज निकल के आए। सर, मनीष के फोन रिकॉर्ड्स में से एक नंबर ऐसा भी है जिससे भी कोई राज निकल सकता है। करीब 10 दिन पहले तक उस नंबर पे 5 से 6 बार कॉल्स हुए, लेकिन उसके बाद से वो नंबर बंद पड़ा है। पता करो किसका नंबर है। बस भैया, अब नहीं। अरे खा लेना यार। नहीं यार, तो उसी के नाम को और एक खा ले, और भूल मत 500 रुपए बाकी है भैया के पास मेरे। खा ले। ना बाबा, और खाए तो पेट से वड़े निकलेंगे। विवान, तेरा बैग कहाँ है? मुझे तेरा बैग
जिस तरह विवान उन पैसों को अपने परिवार की नजरों से बचा रहा था, उससे ये साफ था कि ये पैसे किसी अपराध से जुड़े थे। पर वो अपराध क्या था, उसमें विवान की क्या भागीदारी थी, और ये पैसे विवान तक कैसे और किसके जरिए पहुंचे थे। कहते हैं कि जब कोई अच्छा इत्तेफाक बुरे हादसे की शक्ल ले ले तो गुड लक को भी बैड लक समझकर कोसा जाता है। मनीष और विवान भी ऐसे ही एक इत्तेफाक का शिकार थे। लेकिन क्या था ये इत्तेफाक? क्या ये इत्तेफाक उस शख्स से भी जुड़ा था जिसके नंबर से मनीष के फोन पर कुछ गिने चुने कॉल्स भी आए थे? सुनो जरा, सचिन भंडारे का कॉलिंग नंबर कितना है? 169। हाँ सर, और वो जो ग्रे लाइनिंग शर्ट पहने वाला है ना, हाँ। वही है। ओके। अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ, दिखाओ क्या? बोल दिखाओ। हाँ साहब, वो मेरा ही नंबर है, इसलिए बिल नहीं भरा था ना तो कंपनी ने कनेक्शन कर दिया। मनीष तेंदुलकर से कैसी बोल चलती तेरी? मनीष तेंदुलकर कौन है साहब ये? तेरे नंबर से काफी कॉल्स गए इसको। ये बीच में लाश मिली इसकी। अरे हाँ साहब, याद आया। हाँ 3-4 बार बात हुआ था इससे, लेकिन ऐसा कुछ खास उठना बैठना नहीं है। तो नाम कैसे याद रहेगा? ये तुझसे मिला था? हाँ साहब, एकदा भेटला होता। क्यों मिला था? साहब उसको ना जाके खोली खरीदनी थी साहब। खोली खरीदनी थी? हाँ। तो तुझसे क्यों मिला? वो क्या है ना साहब, वो अपने विलास भाव है ना, स्टेट एजेंट, उनके पास मैं जॉब करता हूँ। तो कौन सी खोली खरीदवाई तूने उसको? कसली खोली साहब, फालतू में टाइम पास किया, कुछ नहीं खरीदा बिरीदा उसने। साहब मैं किसी मनीष तेंदुलकर को नहीं जानता। अब मुझे क्या पता कि पांडरे किसको कहाँ मिलता है, कब मिलता है। लेकिन पांडरे तो आपके लिए काम करता है ना? वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन पांडरे बड़ा 420 किस्म का आदमी है। मेरे भी क्लाइंट को डायरेक्ट कर लेता है। ये महीना उसका लास्ट है, मैंने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया है। कब से काम कर रहा था पांडरे? साहब बस यही 3-4 महीना हुआ, और इसके पहले जिसके यहाँ काम करता था उसने भी लात मार करके निकाल दिया। और अभी सुना है किसी बिल्डर के यहाँ भी घपला किया हुआ है। सर ये घपला मनीष के फादर के 90,000 की एफडी से तो नहीं जुड़ा है? हो सकता है मनीष ने उस पैसे से भंडारे को एडवांस किया हो। हाँ लेकिन खुलता एडवांस भी तो वो आदमी देता है ना जो बाकी की रकम चुकाने का बूता रखता हो। मनीष और उसकी फैमिली तो खस्ता हाल थी। मुझे नहीं लगता कि मनीष भंडारे से खोली खरीदने के लिए मिला होगा। चक्कर कुछ और ही है। इस भंडारे की पूरी हिस्ट्री निकालो। विलास ने बोला कि भंडारे ने किसी बिल्डर के यहाँ कोई घपला किया, और रीमा भी एक बिल्डर के यहाँ काम करती है। पता करो इस भंडारे और रीमा के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है? अब रेट बदल गया है, 2 का नहीं 3% लगेगा। ठीक है, नहीं मैं देखता हूँ। हाँ चल ठीक है, चलेगा मेरे। मैं कल एक बार तेरे को फोन करूंगा, ठीक है? क्या है? छोटा बच्चा है, थक गया होगा, अब माफ भी कर दीजिए। चल खड़ा हो। और सुन, आगे से कोई शरारत करी तो तेरी माँ भी नहीं बचा पाएगी, समझा? चल कमरे में जा। हाँ दामले, अरे कल बोला था ना यार, समय ले लेना, इतनी जल्दी क्या तेरे को? भे मेरे बाप और मेरी बहन को टपका दो। किसी ने सुन लिया तो मेरी वाट लग जाएगी। सुन, टपकाऊंगा नहीं, शुभम और अक्षय की तरह दोनों के हाथ पैर तोड़ दूंगा। और इतने पैसों से कुछ नहीं होने वाला, 25,000 और चाहिए। ठीक है, दे दूंगा। दे दूंगा नहीं, पूरे 25,000 रुपए एडवांस देंगे ना, तभी काम होएगा, समझा? चल निकल। सर रीमा और भंडारे का कोई कनेक्शन तो सामने नहीं आया, लेकिन ये पता चला है कि रीमा ने अपने अकाउंट से 2.25 लाख रुपए विड्रॉ करके मनीष को दिया था। सीसीटीवी फुटेज।
लगता है तुझे पापा से पनिशमेंट खिलानी पड़ेगी। सच बोल, तूने मेरे बैग से चोरी की है। विवान, मुझे पता नहीं कौन सी चोरी है, मुझे जाने दे। पापा इसने मेरे बैग से चोरी की है। पापा मुझे पता ही नहीं कौन सी चोरी, मैंने नहीं की चोरी। क्या चोरी की है? वो मेरा ज्योमेट्री बॉक्स। मैं समझाती हूँ। कुछ सिखाओ इन्हें। तू जा शूज पहन, नया ज्योमेट्री बॉक्स आ जाएगा। हाँ रीमा, अगर वो पैसे तुमने मनीष को उधार नहीं दिए तो फिर दिए क्यों? रीमा, चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई क्राइम किया है तो कबूल करने में तुम्हारी भलाई है। सर, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि क्राइम तो मेरे साथ हुआ है। मतलब कैसा क्राइम? हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? थैंक यू। रीमा यार, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। कैसी हेल्प? मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख? आई एम सो सॉरी यार, मेरे पास सिर्फ 20 या 25 हजार कैश होगा। नो इशू, मैंने 2-3 लोगों को और भी बोला हुआ है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। तुम्हारी कॉफी में शक्कर थोड़ी कम है। आई एम सो सॉरी, मैं अभी लेके आती हूँ। पता नहीं कब उसने मेरी कॉफी में बेहोशी की दवा मिला दी, और जब मुझे होश आया तब मुझे उसकी इंटेंशंस का पता लगा। हेलो, उसने मेरे ही फोन से मेरा वीडियो बना लिया था, फिर मुझे ब्लैकमेल किया, कहा कि अगर उसे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरा वीडियो अपलोड कर देगा। मुझे अपना सारा कैश, अकाउंट्स के सारे पैसे उसे देने पड़े। वो वीडियो कहाँ है? वो वीडियो तो मैंने डिलीट कर दिया। पहले मुझे लगा था कि मुझे उसके खिलाफ FIR करनी चाहिए, फिर मैं डर गई, लेकिन मैंने उसके मम्मी पापा को सब बता दिया, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे फिर से ब्लैकमेल करेगा। पता मेरे पैसे कहाँ है? पैसे? कैसे पैसे? अरे वही पैसे जो मेरे बैग में थे। अच्छा, पापा के सामने तो तूने ज्योमेट्री बॉक्स का इल्जाम डाला था ना, और अब पैसे पैसे क्या कर रहा है? सच बता, मेरे पैसे कहाँ है? विवान, मुझे नहीं पता। अच्छा, ऐसे नहीं मारेगी ना? बता वरना सर फोड़ दूंगा तेरा। विवान, मुझे नहीं पता। नहीं पता? विवान, लेकिन मनीष की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो वो इन पैसों से दूर करना चाहता हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पैसों का कनेक्शन भंडारे के साथ है? हो सकता है कि भंडारे मनीष को किसी चीज के लिए ब्लैकमेल करता होगा और मनीष ने रीमा को ब्लैकमेल करके वो पैसे निकाले। सर, मैंने इस भंडारे के बारे में पता किया। पता चला कि ये सिर्फ रियल एस्टेट का एजेंट का ही काम नहीं करता, बल्कि कई और धंधे में भी है, जैसे कि आयरन स्क्रैप खरीद के बेचना, ड्राई फ्रूट्स की दलाली करना। मलाड में इसकी एक चाय की टपरी भी है, एक आदमी चलाता है। तो सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि भंडारे ने मनीष को पैसे कमाने के लालच दिखाकर चूना लगाया हो और हमें खोली खरीदने के बारे में झूठ बोल रहा हूं। पता करो ये भंडारे कहाँ आता जाता है और किस किस से मिलता है। पुलिस सचिन भंडारे और मनीष तेंदुलकर के उस कनेक्शन का पता लगाने में जुटी थी जिसका ताल्लुक उन पैसों से था जो मनीष ने रीमा को ब्लैकमेल करके हासिल किए थे। लेकिन मनीष के सामने ऐसी क्या परिस्थिति खड़ी हुई कि जिसने सभ्य से दिखने वाले लड़के को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाया? भूल चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, उस भूल का भुगतान इंसान को करना ही पड़ता है। और विवान से हो रही मासूम भूलों की नियति भी मनीष और उसके परिवार जितना बेरहम परिणाम सामने लाने वाली थी। आ जाने दे इसको घर। हाँ जी बोलिए। हाँ बोल रहा हूं। हाँ क्या? हाँ जी मैं अभी आ रहा हूं। हाँ मैं अभी आ रहा हूं।
आखिरी बार कब देखा था आपने विवान को? स्कूल जाते वक्त आखिरी बार देखा था सर। जब नहीं लौटा तो हम उसे ढूंढने निकले। हमें क्या पता था। सर, अब ये साफ हो गया कि पंडारे ने मनीष को क्यों और कैसे चूना लगाया है। भाई बुरा नहीं मानोगे तो एक बात बोलूं? बोलिए। कब से ये? 1.5-2 महीने से। सर, पंडारे के साथ एक होम्योपैथिक डॉक्टर का काफी मिलना जुलना है। पंडारे उसके लिए पेशेंट लेके जाता था और बदले में वो डॉक्टर पंडारे को कमीशन देता था। नाम क्या है डॉक्टर का? प्रवीण सिंह। सर, इस डॉक्टर के बारे में एक और बात पता चली है। कई महीनों पहले एक पेशेंट इस डॉक्टर से मोटापा कम करने के लिए दवाई ले रहा था, लेकिन असर ना होने पे इस पेशेंट ने डॉक्टर पर फ्रॉड का केस कर दिया। हो सकता है इसी डॉक्टर ने भंडारे के जरिए मनीष को चूना लगाया। एक काम करो, इस डॉक्टर की सारी हिस्ट्री निकालो। ओके सर। हाँ सर, ये बात सच है। विवान के मोटापे के कारण कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ मस्ती मजाक किया करते थे। 1-2 बार तो उसने मुझे कंप्लेंट भी की थी, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इसके वजह से कोई स्टूडेंट उसे मार देगा। सर, शुभम और अक्षय बहुत दादागिरी करते थे। एक बार तो उन लोगों ने विवान का पैंट भी खोल दिया था सर, यहीं पे खोला था सर। शुभम और अक्षय? नहीं सर, हमने विवान को कभी नहीं पीटा, बल्कि उसने हमें एक आदमी से पिटवा दिया। क्या? हाँ सर, हम स्कूल से घर जा रहे थे, तभी एक आदमी हमारे सामने आके खड़ा हो गया। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है वो? विवान का कोई रिश्तेदार, उसका भाई, या फिर उसका कोई दोस्त? नो सर, कोई दोस्त तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आदमी था। लंबा चौड़ा आदमी? और हाँ सर, कुछ दिन पहले मैंने विवान को हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए देखा, कॉरिडोर में। मैंने कहा ना, मैंने मन बदल दिया। मुझे मेरे 2000 रुपए दो। मैंने प्लेन कैंसिल कर दी। मुझे 2000 रुपए दो। सुनिए तो मेरी वाट लग जाएगी। सुन, डील तूने कैंसिल की है, इसलिए मैं तुझे एक पैसा वापस दे दूंगा। उल्टा तू मुझे 25,000 का आधा पैसा वापस देगा, समझा? तेरी चटनी बना दूंगा। चल चल क्लास में, चल जा। थैंक यू बेटा। साहेब, मी नाही काय केलं साहेब. अहो, मी काय केलं नाहीये. अहो साहब, अपने विवान को नहीं मारा साहब। विवान ने अपन को पैसा दिया था अक्षय और शुभम को पीटने के बाद साहब। आयशा साहब, अपने विवान को नहीं मारा साहब। विवान तुमको 25,000 रुपए क्यों देगा? साहब, उसकी बहन और उसके बाप को पीटने के वास्ते साहब। मेरे बाप और मेरी बहन को टपका दो। झूठ बोलता है। एक बच्चा तुमको अपने बहन और बाप को मारने के लिए पैसा देगा? सही बोल रहा हूँ साहब। उसकी बहन और उसका बाप उसको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं साहब। उसने साहब उनको बोला था कि मैं उन दोनों को टपका दूं, लेकिन साहब नहीं साहब। अपन सब आप उसे हाथ पर तोड़ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं मनीष के बाप से कभी नहीं मिला था, सिर्फ एक बार मनीष से मिला था साहब। कब मिला था? यही कोई 20-22 दिन पहले मेरी चाय की टपरी पे आया था वो। मैंने मनीष को डॉक्टर प्रवीण सिंह के बारे में बताया था और अगले दिन मैं खुद लेके गया क्लिनिक में। कब से है? लगभग 3 साल से। 3 साल से है तो ठीक होने में 3 महीने तो लगेंगे। दवा और परहेज बराबर करना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन आपकी फीस कितनी होगी? फीस नहीं, 3 महीने की दवा एक साथ दूंगा, 2.5 लाख लगेंगे। 2.5 लाख? 2.5 लाख तो बहुत ज्यादा है। शरीर से जरूरी कोई चीज नहीं होती। हाँ, लेकिन 2.5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बात तो सही है सर। मैंने इतने सारे पेशेंट आपके पास लाए, मेरे दोस्त के लिए कुछ तो करवा दो ना। देखो कितना हैंडसम दिख रहा है, अभी डार्क चले जाएंगे तो सोचो और हैंडसम लगेगा। अच्छा ठीक है, 2.25 लाख, इससे एक पैसा कम नहीं। हाँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद ये दाग बिल्कुल चला जाएगा? मैंने हजारों पेशेंट्स ठीक किए, आप चाहो तो इनमें से किसी से भी बात करके देख लो। सर, वो बोला कि सोच कर बताऊंगा।
2 दिन के बाद उसने मुझे फोन करके अपॉइंटमेंट भी लिया, पर वो आया नहीं सर। आया नहीं है, उसे चूना लगा दिया? नहीं सर। तेरी सारी हिस्ट्री है हमारे पास। ये पंडारे जैसे कई एजेंट्स हैं तेरे पास जो मजबूर पेशेंट्स को तेरे पास ले आते हैं और तूने उल्लू बनाता है। मनीष जैसे को कितने को चूना लगाया? मैंने उससे कोई चूना नहीं लगाया, सच कहता हूँ साहब, वो मेरे पास आया ही नहीं। ये बात सच है साहब, मैंने भी उसको उस दिन फोन किया था तो मुझे बोला कि बाइक से आ रहा था तो पैसों से भरा बंडल कहीं गिर गया उसका। गिर गया या रास्ते में कहीं लूट लिया? विश्वास टवा साहब खरा बोलते हैं, वो ऐसे ही बोला कि बैग गिर गया। जब तक ये दोनों पूरा सच ना बताएं इनको तोड़ते रहो। सर मैं आपसे कह रहा हूँ वो गार्ड झूठ बोल रहा है। आप ही सोचिए विवान के पास इतने पैसे आएंगे कहां से? विवान ने उस गार्ड को ही नहीं बल्कि उसके कुछ दोस्तों को भी 500-500 के नोट ऐसे ही दे दिए थे। व्हाट? और हमें यह भी पता चला है कि आपने विवान को टॉर्चर भी किया था। सर बाप हूं उसका, कभी कभी डांट दिया करता था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उससे प्यार नहीं करता था। प्यार करते थे तो फिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से विवान ने उस सिक्योरिटी गार्ड से आपको मरवाने के लिए कहा था? मुझको मरवाने? क्या बात कर रहे हैं सर? विवान इतना छोटा बच्चा, वो ऐसी बातें सोच भी नहीं सकता था। आप सिर्फ उस गार्ड की बात पे यकीन कर रहे हैं। प्रफुल्ल, यकीन तो हम आपके बात पर भी नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ सर कि प्रफुल्ल विवान को डांट देते थे, कभी कभी पीट देते थे, पर वो उसकी जान नहीं ले सकते। हो सकता है कि ये पैसा विवान ने घर से चोरी किया हो। नहीं सर, अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे पता होता। विवान ने तुमसे कभी किसी पैसों के बारे में कुछ बात की थी? बताओ ना, घबराओ मत, बताओ बेटा। हाँ सर, विवान अपनी बैग को हाथ लगाने नहीं देता था। मुझे लगा जरूर उसने कुछ छुपा के रखा है, इसलिए मैं रात को उसके बैग चेक करने गई थी। तो आपने वो पैसे विवान को दे दिए? नहीं सर, लेकिन एक बार उसने मुझसे मांगा भी था और सड़क पर झगड़ा तक किया। बता वरना सर फोड़ दूंगा तेरा। विवान, मुझे सच्ची नहीं पता। नहीं पता? विवान, विवान मुझे सच्ची नहीं पता। पता नहीं कहाँ गए मेरे पैसे। लेकिन मैंने उसे पैसे नहीं दिए क्योंकि मुझे लगा कि वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। तो आपने वो पैसे किसे दिए, पापा को या मम्मी को? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं दिए क्योंकि मुझे लगा कि वो विवान पर चिल्लाएंगे। तब वो पैसे कहाँ हैं? इन नोटों की गड्डियों में एक गड्डी नए नोटों की भी है। पता लगवाओ कि ये नोट आखिर किस बैंक से किसको इशू किए गए थे। इससे हमें यह पता चलेगा कि ये नोट आखिर है किसके। विवान की माँ, पापा और बहन, इन सब के बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करो। इनके कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विवान की जहाँ पे मौत हुई थी उस लोकेशन के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। सर दोनों को बहुत तोड़ा, लेकिन बोल रहे हैं कि मनीष से वो पैसा गिर गया था। सर, मैंने नए नोटों के नंबर को ट्रेस किया तो पता चला वो नए नोट इंडियन बैंक के गोराई ब्रांच से निकाले गए हैं और अकाउंट होल्डर का नाम रीमा त्रिवेदी है। रीमा त्रिवेदी? रीमा के अकाउंट से विड्रॉ किए गए पैसे विवान के पास मिलने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मनीष और उसके माता पिता की मौत के कारणों की एक थ्योरी बनाई। मतलब हुआ ये कि मनीष ने रीमा को ब्लैकमेल करके उससे पैसा ले तो लिया, लेकिन अपना स्किन डिजीज ठीक कराने का उसका सपना ही रह गया। वो पैसा लेकर निकला तो था, लेकिन वो पैसा उससे गिर गया और उस बच्चे विवान को मिल गया। मनीष के माँ बाप अपने बेटे की इस हरकत से न सिर्फ शर्मिंदा हुए बल्कि काफी गुस्सा भी। कल तक तू बोलता था ना, बट आज नहीं बोलता है। मुझे तुझ जैसी औलाद पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई पापा, मुझे माफ कर दो। आई मेरे से गलती हो गई। आई तूने गलती नहीं की, तूने हमारी परवरिश पे तमाचा मारा है। तेरे सिर्फ चेहरे पे दाग नहीं, तेरा चरित्र भी दागदार है। चल निकल, चल और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। जिस बेटे में उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा था, उस बेटे ने न सिर्फ एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाला था बल्कि उनके सम्मान को भी ठेस पहुंचाई थी। वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और आत्महत्या कर बैठे। मनीष और सचिन पंडारे की मुलाकात एक ऐसा इत्तेफाक था जिसने मनीष को
उसकी स्किन डिजीज ठीक होने की ऐसी खोखली उम्मीद दी कि जिसके भ्रम जाल में फंसकर ना सिर्फ उसने अपनी दोस्ती का गला घोटा बल्कि अपने माता पिता की जिंदगी को भी नाउमीदी से भर दिया। हालांकि पुलिस डॉक्टर और सचिन पंडारे के फरेब का भांडाफोड़ करने में सफल रही, लेकिन मनीष और उसके माता पिता की मौत को आत्महत्या ही माना गया। लेकिन विवान की हत्या की गई थी, पर क्या विवान की हत्या की वजह वही पैसे थे जो रीमा के जरिए मनीष तक होते हुए इत्तफाकन विवान के हाथ लग गए थे? सर, मैंने विवान के फादर की फोन लोकेशन चेक की तो पता चला विवान की हत्या वाले दिन उसके फादर का फोन उसी एरिया में काफी देर तक एक्टिव था जहां विवान की लाश मिली। ये क्या बदतमीजी है सर? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं, मैं उस एरिया में गया जरूर था, पर मैं वहां विवान को ढूंढ रहा था। मैं तो उस गली में गया भी नहीं जहां उसकी लाश मिली है। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तुम्हारी गाड़ी उस गली में गई थी जहां आगे चल के विवान की लाश मिली थी। तुम्हारी गाड़ी 9:29 पे गली के अंदर जाती है और 9:50 पे बाहर आती है। गौर करने की बात यह है कि इस गली का आगे डेड एंड है। तो एक बात बताओ मुझे, 20 मिनट उस 50 मीटर की गली में तुम कर क्या रहे थे? मैं उधर से सच बताओ, वरना मेरे पास दूसरे तरीके भी है सच उगलवाने के। क्या कर रहे हैं? बोल। तुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। क्या कर रहा है? पापा, मैंने चोरी नहीं की। पापा, मुझे वो पैसे रास्ते से मिले थे। पापा, कौन से पैसे? सर, विवान को लगा कि सृष्टि ने मुझे सब कुछ बता दिया है, पर ऐसा था नहीं। मेरे पूछने पर उसने मुझे सब कुछ बता दिया, ये भी कि वो उस गार्ड से मुझे पिटवाना चाहता था। पापा, मैंने आपको मारने की सुपारी भी दी थी। सर, मैं विवान को मारना नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं सर। गुस्से में हो गया, गुस्से में, और अपने क्राइम को एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में। अब जेल में बैठ के अपने गुस्से को काबू करना। हालांकि विवान की हत्या का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या विवान के पिता के इरादों में उसकी भलाई थी? विवान के मोटापे का मजाक सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, बल्कि विवान के पिता और बहन भी उड़ाते थे। मासूम जज्बात जब अपनों की अवहेलना का शिकार होते हैं तो उनके भटकने की संभावना बढ़ जाती है, जो उन्हें अपराध की राह पर ले जा सकती है। मनीष के माता पिता ने मनीष के ठीक होने की उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखना चाहा, लेकिन मनीष की हताशा उस पर इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपने आप को अपराध के रास्ते पर जाने से रोक नहीं पाया। हालांकि इंसान को अपने हालात का बोझ खुद ही उठाना होता है, लेकिन ऐसी गलती करने से हमेशा बचे जो दूसरों की उम्मीदों को और हमारे ज़मीर को मार दे। किसी को दुआ भले ही ना दे, लेकिन किसी की खामी को मजाक का ठहाका और घृणा की नजर भी ना दे। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।